दोस्तों पिछले काफी दिनों से इस बात की चर्चा थी कि आखिर उपराष्ट्रपति अब कौन होगा। एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा और इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से अचानक से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद चर्चा होने लगी थी, लेकिन अब एनडीए ने काफी मंथन के बाद महाराष्ट्र के जो मौजूदा राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, उनको उम्मीदवार बनाया है एनडीए की तरफ से। बीजेपी के संसदीय बोर्ड के बैठक में इस बात पर मुहर लगी है और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड के बैठक में गहन चर्चा हुई और इसके बाद इस पर फैसला लिया गया। जेपी नड्डा ने बयान दिया कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम तय कर लिया और हम सर्वसहमति से उपराष्ट्रपति का नाम तय करना चाहते थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बने हैं। इंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन 2024 से महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान में राज्यपाल हैं। बीजेपी के सदस्य थे, कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और वह तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सीपी राधाकृष्णन कौन है, इनकी कितनी संपत्ति है, परिवार में कौन कौन है, सब कुछ आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा देने के बाद ये चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात को अचानक से स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति के आधिकारिक हैंडल से उनका इस्तीफा पोस्ट किया गया। जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला दिया तो सवाल उठने लगा। विपक्ष सवाल ये उठाया कि अचानक से इस्तीफा क्यों दिया। अब सीपी राधाकृष्णन की अगर बात करिए तो 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय काया बोर्ड के अध्यक्ष रहे। 2004, 2012, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोयम्बटूर लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत नहीं सकी। हालांकि तमिलनाडु की 2 बड़ी पार्टियां जो डीएमके है और एआईएडीएमके, इनसे गठबंधन के बिना 3,98,000 से अधिक वोट उन्होंने जरूर लिया और दूसरे स्थान पर जरूर रहे। बीजेपी ने महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया तोहफे में। अब 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में सीपी राधाकृष्णन का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ। 16 साल की उम्र में 1973 में आरएसएस से जुड़ गए। बाद में जनसंघ से जुड़े, सक्रिय राजनीति में आए। 1998 के कोयम्बटूर बम धमाके के बाद वो कोयम्बटूर लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीते। 1998 में 1.5 लाख से अधिक वोटों से, 1999 में 55,000 के अधिक वोटों के अंतर से जीते। पढ़ाई वीओसी कॉलेज से हुई है उनकी। किसानी पृष्ठभूमि है, किसान परिवार से आते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने के लिए भी इनकी गिनती होती है, प्रमुख नेताओं में होती है। तमिलनाडु और केरल समेत दक्षिण के अन्य राज्यों में बीजेपी को मजबूत बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। 5 दशक से आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब सवाल ये उठा कि आखिर जो सत्ता पक्ष है उनके पास नंबर गेम कितना होगा और क्या ये सीवी राधाकृष्णन ही जीतेंगे। तो आप इसको आसानी से अगर समझे तो इसके लिए नंबर गेम समझना होगा। इसमें कोई झिझक नहीं है कि सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे, क्योंकि एनडीए के पास नंबर गेम ज्यादा है। लेकिन अगर एनडीए के जो सांसद हैं वो अगर विपक्ष में वोट कर दें तो हो सकता है कि विपक्ष के नेता जीत जाए, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है और ना हुआ है। 2022 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो एनडीए ने बड़े ही अंतर से ये जीत हासिल की थी और तब एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ थे, जो कि अभी उन्होंने इस्तीफा दिया। मार्गरेट अल्वा जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्हें 346 वोटों से हराया था। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही हिस्सा लेते हैं और यही वोटिंग करते हैं। अभी वर्तमान में अगर नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 99 सदस्य हैं, सांसद हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 457 के से ज्यादा सदस्य होंगे। जबकि संसद के दोनों सदनों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उसके पास लोकसभा में 99 है और राज्यसभा में 27 सदस्य हैं। इंडिया ब्लॉक से जुड़ी पार्टियां जो है और उसको सब मिला दें तो 300 से ज्यादा सदस्य होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है 100 से ज्यादा का है, तो ऐसे में बहुत ही कम चांस है कि विपक्ष के जो उम्मीदवार उतरे तो जीत जाए, लेकिन उतरना तो लाजमी है। अगर नहीं उतरते हैं तो निर्विरोध जीते जाएंगे।
एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। लेकिन सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में 4 मनोनीत सीटें भी बढ़ी, जो कि लंबे समय से खाली थी। अब राज्यसभा में बीजू जनता दल भी है, वाईएसआर कांग्रेस भी है, जगनमोहन रेड्डी की भारत राष्ट्र समिति जो बीआरएस है वो भी है। कम से कम 18 सदस्य सत्ता पक्ष में और विपक्ष दोनों से अलग राय रखते हैं। हालांकि पिछला विवाद अगर देखें कई विधायकों को तो अक्सर सरकार का समर्थन जरूर किए। ये दोनों पक्षों के बीच में करीब करीब मुकाबला होगा। 2017 में जब नरेंद्र मोदी सरकार के पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के बीच में मुकाबला था। नायडू ने 272 वोटों के अंतर से जीता था। 2022 में धनखड़ के बीच में मुकाबला था, मार्गरेट अल्वा के बीच 346 वोटों से धनखड़ ने यह चुनाव जीता था। तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी पार्टी है 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार ले रही है। सुश्री अल्वा के नामांकन की घोषणा की वजह से कांग्रेस से उसे सलाह नहीं बन पाई थी। अब संसद में टीएमसी के कुल 35 सांसद थे। अब इस बार भी देखना ये होगा कि जो ये वोटिंग होगी तो इसमें कितना वोटिंग में इंडिया गठबंधन बाजी मारता है। हालांकि नंबर गेम में एनडीए के पास ज्यादा नंबर है और इंडिया के पास कम है, तो सीधे तौर से अगर समझा जाए तो बिना उलटफेर हुए जीत पाना इंडिया के लिए ये काफी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी एनडीए के उम्मीदवार जीतते हैं या उनसे कितना टारगेट में रहता है, कितने वोटों के अंदर से जीतते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। तो ये कुल मिलाकर जो जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाई। अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।